सो गाइस, यहाँ पे आप सभी को पता है कि 2020 एंड 21 के एग्जाम्स के लिए क्लास 12th एंड पॉलिटिकल साइंस, दैट इज आवर चैप्टर नंबर सेकंड, पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट. Before that, I heartily welcome you all in my YouTube channel, The Wings of Brain, and this is Pooja. सो गाइज, यहाँ पे आप सभी को पता है कि 2020 एंड 21 के एग्जाम्स के लिए कुछ चैप्टर्स हैं जिनको रिमूव कर दिया गया है आपके सीबीएसई सिलेबस से. तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे चैप्टर्स को वन बाय वन डिस्कस और उसको पढ़ रहे हैं. अगर आपने इसकी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन में और नीचे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उसको चेक करो, आपको वो वीडियो मिल जाएगी. और उस वीडियो को भी ज़रूर देख लेना क्योंकि आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उस वीडियो में सब कुछ समझाया गया है. स्टार्ट करते हैं यहाँ पे इस वीडियो को. यहाँ पर हम बात करते हैं पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट. मतलब कि एक प्लानिंग जो उस टाइम पे हमारे लीडर्स थे आज़ादी के बाद, तो उन लीडर्स ने किस तरह से हमारी इकोनॉमी को प्लान किया ताकि हमारे देश में इन्वेस्टमेंट आ सके. यानी कि जो भी कोई भी फॉरेन कंट्री हमारे देश में कोई फैक्ट्री लगाना चाहती है तो वो भी लग सके और यहाँ पर लोगों को अपने घरों को छोड़कर जाना भी ना पड़े. फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे मान लो कि कोई गांव है जहाँ पर एक कंपनी अपना स्टील प्लांट लगाना चाहती है या फिर अपनी ऑटोमोबाइल कंपनी खोलना चाहती है, तो ऑफकोर्स वहाँ पे लोगों को मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर जाना पड़ेगा. वहाँ पे लोगों को अपने घरों को छोड़कर जाना पड़ेगा. ऐसा ना हो कि अमीर अमीर हो जाए, गरीब गरीब हो जाए. इसलिए यहाँ पे हमारी सरकार के द्वारा एक प्लान्ड इकोनॉमी को अपनाया गया. यहाँ पे हम बात करते हैं कि डेवलपमेंट हैज़ डिफरेंट मीनिंग फॉर डिफरेंट सेक्शन ऑफ द पीपल. यहाँ पर मान लो कि एक गरीब इंसान है, वो क्या सोचेगा कि उसके बच्चों को अच्छी खासी फ्री एजुकेशन दी जाए, उसको 2 वक्त का खाना मिल सके, उसको अच्छी खासी एक जॉब मिल सके. यही होगा उनके लिए डेवलपमेंट का मतलब है. बट एट द सेम टाइम जो कि एक हायर क्लास फैमिली है, उनके लिए डेवलपमेंट का मतलब क्या होगा? उनके लिए डेवलपमेंट का मतलब होगा कि उनके लिए अच्छी खासी फैसिलिटीज़ एयरपोर्ट की अवेलेबल हो, उनके लिए अच्छा खासा ट्रांसपोर्ट हो, अच्छे ऑटोमोबाइल्स आए, अच्छा मोबाइल फ़ोन आए, अच्छा लैपटॉप आए. ये होगा उनके लिए डेवलपमेंट का मतलब. यहाँ पर यही बताया गया कि अलग अलग लोगों के लिए डेवलपमेंट का मतलब अलग अलग होता है. फॉर एग्जाम्पल, एज द ग्लोबल डिमांड ऑफ स्टील इंक्रीजेज, Odisha, which has the largest reserve of iron in the country, was seen as the important investment destination. उड़ीसा जो कि एक हमारा स्टेट है, वहाँ पर जब ये देखा गया कि वहाँ पे काफ़ी अच्छी मात्रा में स्टील के रिसोर्सेज मौजूद हैं, उसको एक अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट स्पॉट देखा गया कि ठीक है, यहाँ से बाहर से जो भी कंट्री आएंगी यहाँ पर उड़ीसा में आकर स्टील प्लांट्स पे जो है इन्वेस्टमेंट कर सकती है, फैक्ट्रीज लगा सकती है. यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट ने क्या करा? स्टेट गवर्नमेंट हैज साइन एन एग्रीमेंट विद द इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक स्टील मेकर्स और कैपिटल इन्वेस्टमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज. यहाँ पे जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो जो भी इंटरनेशनल कंपनीज होती है उनके साथ एक एग्रीमेंट साइन कर देती है कि ठीक है, आप उड़ीसा में आ जाओ, अपने रिसोर्सेज लगा लो, हमारे जो रिसोर्सेज है उनका यूज़ करो और जो इन्वेस्टमेंट है उड़ीसा में वो लगाओ. क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं सरकार को भी टैक्स मिलेगा. ऑफकोर्स सरकार ने ये सोचा कि अच्छा खासा इससे हमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट आएगा, यहाँ पे हमारे देश में जो है डेवलपमेंट होगा, इन्वेस्टमेंट आएगा और एम्प्लॉयमेंट. यस, अगर कोई कंपनी आ रही है वो स्टील का यहाँ पे रिसोर्स का यूज़ कर रही है, हमारे रिसोर्सेज का, तो ऑफ कोर्स यहाँ पे फैक्ट्रीज लगेंगी और लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट की फैसिलिटीज अवेलेबल होंगी. बट यहाँ पर अब फिर वही बात आ जाती है, गरीब लोगों को क्या लगा कि ट्राइबल पॉपुलेशन फियर्स दैट सेटिंग अप न्यू इंडस्ट्रीज वुड मीन डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम होम एंड लाइवलीहुड. तो यहाँ पर गरीब लोगों को क्या लगा कि अगर यहाँ पर फैक्ट्रीज आ जाती हैं उड़ीसा में तो उनको अपने घर बार को छोड़ना पड़ेगा. उन्हें जो भी वो बहुत सालों से एक जगह पर रह रहे हैं, अपनी जॉब्स कर रहे हैं, वो भी उनको छोड़कर जाना पड़ेगा. यहाँ पर गरीब लोगों के अंदर ये फियर था, जो भी ट्राइबल्स थे. इसके कारण लोगों ने उसका विरोध शुरू कर दिया. यहाँ पर दो बात समझ में आई कि रिच एंड पुअर, इन दोनों के लिए डेवलपमेंट के मतलब अलग अलग होते हैं. यहाँ पर हम ये फर्स्ट पॉइंट देखते हैं कि इंडिया में इकोनॉमी डेवलपमेंट का क्या मतलब था. इकोनॉमी ऑफ इंडिया शुड मीन द बोथ ग्रोथ एंड सोशल इकोनॉमिक जस्टिस. मतलब कि यहाँ पर इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो, इन्वेस्टमेंट भी आए इंडिया में, और यहाँ पे जो लोग हैं उनके साथ इनजस्टिस भी ना हो. मतलब एक बैलेंस बना के चलना था कि इन्वेस्टमेंट भी हो और लोगों को ये फियर भी ना हो, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा कि ट्राइबल को डर था कि उनको अपने घरों को छोड़कर जाना पड़ेगा. लोगों के साथ यहाँ पे इनजस्टिस भी नहीं होनी चाहिए. ये डेवलपमेंट का मॉडल इंडिया में इस बात पे चर्चा की जा रही थी. सेकंड है कि आइडियाज ऑफ डेवलपमेंट. आप इंडिया की बात करो, फॉरेन कंट्रीज की बात करो, यहाँ पर हम बात करते हैं 3 तरह के जो मॉडल्स है वो अपनाए जाते हैं हर कंट्री में. फर्स्ट है कैपिटलिस्ट मॉडल.
कैपिटलिस्ट मॉडल मतलब ये होता है जहाँ पे सारी चीज़ें जो गवर्नमेंट है वो प्राइवेटाइज कर देती है, प्राइवेट जो एक्टर्स होते हैं उनके हाथ में पावर होती है, वो चाहे जैसी स्कीम्स बनाए, जैसा इन्वेस्टमेंट करे, जैसा डेवलपमेंट करे, वो उनके हाथों में है। एक तरह से सारी चीज़ प्राइवेटाइज कर दी जाएगी। जैसे कि इसका एग्जांपल यूएसए एंड यूरोप है। यहाँ पे गवर्नमेंट जो है वो कोई भी दखल अंदाजी नहीं करेगी। सेकेंड मॉडल होता है वो होता है सोशलिस्ट मॉडल। यहाँ पे सोशलिस्ट मॉडल में क्या होता है, जो गवर्नमेंट है उसके हाथ में सारी पावर होती है। गवर्नमेंट चाहे तो प्राइवेट एक्टर्स को पावर दे कि वो डेवलपमेंट करे और चाहे तो ना दे। यहाँ पर एक तरह से जितनी भी पावर होगी वो गवर्नमेंट के पास होगी। गवर्नमेंट गरीब लोगों के लिए स्कीम्स बनाएंगी, इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट करेगी। सो यहाँ पे सारी पावर्स होती है गवर्नमेंट के पास। कैपिटलिस्ट मॉडल में सारी पावर दे दी जाती है प्राइवेट एक्टर्स को, बट सोशलिस्ट मॉडल में जो पावर्स होती है वो गवर्नमेंट के पास रहती है। सो बट इसका आपने एग्जाम्पल भी देखा है यूएसएसआर, जहाँ पे आपने फर्स्ट बुक के सेकंड चैप्टर में भी पढ़ा था कि यूएसएसआर में एक सुई से लेकर कार तक सब कुछ वो अपने ही देश यानी कि रूस में बनाते थे। तो मतलब वहाँ पे जो भी इन्वेस्टमेंट था वो एक तरह से उसको रिस्ट्रिक्ट करके रखा जाता है। जो थर्ड इकोनॉमी होती है वो होती है मिक्स्ड इकोनॉमी, जो कि हमारे इंडिया में अपनाई गई। मतलब कि कैपिटलिस्ट मॉडल और सोशलिस्ट मॉडल के अच्छे अच्छे पॉइंट्स लिए गए और यहाँ पर एक मिक्स्ड इकोनॉमी को अपना लिया गया। मतलब कि जो गवर्नमेंट है वो इन्वेस्टमेंट भी आने देगी, बट गवर्नमेंट सारी पावर प्राइवेट एक्टर्स को नहीं देगी। यहाँ पर जो गवर्नमेंट है उसके पास पावर रहेगी कि वो गरीबों के लिए नई नई स्कीम्स बनाए और गरीबों के कल्याण के लिए अलग अलग काम करे। यहाँ पे ये क्लियर है कि मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या था कि गवर्नमेंट के हाथ में पावर रहेगी और कैपिटलिस्ट मॉडल भी रहेगा, एक तरह से प्राइवेटाइजेशन भी रहेगा और गवर्नमेंट उन सब चीज़ों को कंट्रोल करके चलेगी, एक बैलेंस बना के चलेगी। दैट इज कॉल्ड मिक्स्ड इकोनॉमी। इतना क्लियर है। सो प्लानिंग का क्या मतलब था इंडिया में, आप यहाँ पे देख सकते हो वही बात है। आफ्टर द वेरियस डिफरेंसेस देयर वाज अ कंसेंस ऑन वन पॉइंट दैट डेवलपमेंट कुड नॉट बी लेफ्ट टू द प्राइवेट एक्टर्स, देयर वाज द नीड ऑफ गवर्नमेंट्स इन्वॉल्वमेंट। तो यहाँ पे गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट की ज़रूरत थी, जो कि आपने यहाँ पे देखा कि कैसे मिक्स्ड इकोनॉमी को अपनाया गया। सो फर्स्ट पॉइंट तो आपने जैसे कि अभी पढ़ाई है। सेकेंड पॉइंट क्या होता है, A section of big industrialists got together in 1944 and drafted a joint proposal for setting up a planned economy in the country. सो 1944 में क्या होता है, जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं वो एक साथ आते हैं और एक एग्रीमेंट पे साइन करते हैं कि वो लोग तैयार हैं प्लान्ड इकोनॉमी के लिए। मतलब कि गवर्नमेंट को एक इकोनॉमी प्लान करनी चाहिए कि किस तरह से एग्रीकल्चर पर ध्यान दिया जाना चाहिए या किस तरह से फैक्ट्रीज या इंडस्ट्रीज पे ध्यान दिया जाना चाहिए। यहाँ पे जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं वो साथ में आते हैं और यहाँ पर एक एग्रीमेंट पे साइन करते हैं जिसको कहा जाता है बॉम्बे प्लान। सो ये वाला जो टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन प्लानिंग कमीशन एंड नीति आयोग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस सीबीएसई ने इसी साल नीति आयोग को भी इंक्लूड किया है आप लोगों के सिलेबस में। तो इस टॉपिक को ध्यान से समझना क्योंकि ये एग्जाम में इसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं और जब आएंगे तो आप अच्छे खासे, अगर आपने इसको कॉन्सेप्ट को समझा होगा, तो अगर आपने इन दोनों के बीच में डिफरेंस को समझ लिया तो आप अच्छे खासे मार्क्स गेन कर सकते हो अपने बोर्ड एग्जाम्स में और अपने जो क्वेश्चन आता है उसको अच्छे से अटेम्प्ट भी कर सकते हो। ठीक है, इसमें हम बात करते हैं कि प्लानिंग कमीशन एंड नीति आयोग में क्या डिफरेंस है। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट देखो कि प्लानिंग कमीशन क्या है। द प्लानिंग कमीशन केम इनटू एग्जिस्टेंस इन मार्च 1950। सो 1950 में प्लानिंग कमीशन को स्टैब्लिश किया गया था। इट बिकेम द सेंट्रल मशीनरी फॉर डिसाइडिंग दैट व्हाट पाथ एंड स्ट्रेटजी इंडिया वुड अडॉप्ट फॉर इट्स डेवलपमेंट। प्लानिंग कमीशन का बेसिकली काम ये था कि इंडिया जब आज़ाद हो गया है तो इंडिया को कौन कौन सी स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए ताकि उसकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके, उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ हो सके। सो बेसिकली इसका काम था कि ये डिसाइड करता था, प्लान करता था कि किस तरह से इंडिया को आगे बढ़ना चाहिए अपनी इकोनॉमी को स्टेबल करने के लिए। It has an advisory role and its recommendation became effective only when the Union Cabinet approved those. So यहाँ पर क्या था कि जो ये प्लानिंग कमीशन था यहाँ पर वो अपनी सलाह दिया करता था, जो हमारी यूनियन गवर्नमेंट है उनको सलाह दिया करता था कि आप या तो 5 ईयर प्लान्स पे फोकस करो, 5 ईयर प्लान्स में आप एग्रीकल्चर पे फोकस करो, इंडस्ट्रीज पे फोकस करो या फिर आत्मनिर्भर भारत पे फोकस करो। ये सारी एडवाइसेस हमें प्लानिंग कमीशन के द्वारा जो सरकार है सरकारों को दी जाती थी। यहाँ पर हम इसका मेन ऑब्जेक्टिव समझते हैं कि प्लानिंग कमीशन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, टू फॉर्मुलेट 5 ईयर प्लान फॉर इंडिया। एक ऑब्जेक्टिव बहुत ज़्यादा मेन है कि यहाँ पर ये है कि इंडिया के लिए 5 ईयर प्लान्स को किस तरह से बनाया जाए। मतलब कि 5 ईयर प्लान्स में क्या था कि 5 ईयर तक सरकार एक
सरकार जो है एक डॉक्यूमेंट फॉर्मुलेट करेगी, उस पे सरकार ये मेंशन करेगी कि अगले 5 सालों में सरकार किन सेक्टर्स पे ज़्यादा फोकस करेगी, कौन से सेक्टर्स ऐसे हैं जिनको ज़्यादा डेवलपमेंट की, ज़्यादा ग्रोथ की ज़रूरत है। तो ये था 5 ईयर प्लान कि नेक्स्ट 5 ईयर्स तक गवर्नमेंट जो है किन चीजों पे, किन सेक्टर्स पे ज्यादा फंड अलॉट करेगी। द प्लानिंग कमीशन हैड पावर टू एलोकेट फंड टू द स्टेट्स एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। सो यहाँ पर एक बेसिकली डिफरेंस भी है ये नीति आयोग से, एक एक्सटेंशन, कहीं ना कहीं इनको एक पावर ज्यादा मिली हुई थी कि जब प्लानिंग कमीशन कोई भी अपनी एडवाइस देता था तो उसके पास पूरी पावर होती थी कि वो स्टेट्स है उन पर इन स्ट्रैटेजी को इम्पोज कर सकता है, इवन सेंट्रल गवर्नमेंट पर भी। बट 2014 में इसको डिसॉल्व कर दिया जाता है, मतलब प्लानिंग कमीशन से बदलकर अब इसको नीति आयोग बना दिया जाता है। इस तरह से प्लानिंग कमीशन का नाम चेंज करके ही एक नीति आयोग बना दिया गया। सो अब हम बात करते हैं कि नीति आयोग क्या है। नीति आयोग की फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, वॉज एस्टैब्लिश्ड इन जैन 2015। तो यहाँ पर देखो 2014 में प्लानिंग कमीशन को डिसॉल्व कर दिया गया था एंड 2015 में नीति आयोग को स्टैब्लिश कर दिया गया। ऑन जैन 2015 प्लानिंग कमीशन वाज रिप्लेस्ड विद द नीति आयोग। सो यहाँ पे हमने अभी बात भी की थी कि प्लानिंग कमीशन की जगह पर नीति आयोग को स्टैब्लिश कर दिया गया। सो नीति आयोग का बेसिकली क्या काम है? नीति आयोग इज अ थिंक टैंक। थिंक टैंक मतलब अलग अलग तरह की पॉलिसीज बनाना, क्या डेवलपमेंट का पाथ इंडिया को चूज करना चाहिए और किस किस तरह की स्कीम्स लानी चाहिए इकोनॉमी को स्टेबल करने के लिए या फिर इकोनॉमी को और ज़्यादा डेवलप करने के लिए। सो यहाँ पर एक बेसिक डिफरेंस ये भी है कि देखो यहाँ पे हमने समझा था कि प्लानिंग कमीशन के पास पावर थी कि अगर वो कोई एडवाइस करता है या कोई रिकमेंडेशन देता है तो उसके पास पावर होती थी कि वो उन रिकमेंडेशन को स्टेट और सेंट्रल दोनों पर इम्पोज कर सकता है। बट यहाँ पे नीति आयोग को ये पावर नहीं दी गई, नीति आयोग से पावर ले ली गई। अगर यहाँ पे नीति आयोग कोई रिकमेंडेशन देता भी है तो स्टेट की मर्जी है या सेंट्रल गवर्नमेंट की मर्जी है कि वो उसे माने या ना माने। सो इट हैज नो पावर टू इम्पोज पॉलिसीज ऑन स्टेट्स। नीति आयोग हैज नो पावर टू एलोकेट फंड टू द स्टेट्स, बिकॉज यहाँ पे नीति आयोग को ऐसी कोई पावर ही नहीं दी गई, ऐसा कोई फंड अलॉट ही नहीं किया गया नीति आयोग को कि वो सेंट्रल या फिर स्टेट गवर्नमेंट पे उन फंड को अलॉट करे। तो यहाँ पर आपको ये बेसिक सा डिफरेंस, बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है प्लानिंग कमीशन एंड नीति आयोग के बीच में, कि प्लानिंग कमीशन को कुछ ज़्यादा पावर्स है, नीति आयोग को कोई इतनी ज़्यादा पावर्स नहीं दी गई हैं। एंड जो प्लानिंग कमीशन है ना, उसका एक मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि उसको 5 ईयर प्लान्स जो है उनको फॉर्मुलेट करना था। एंड जो नीति आयोग है वो एक बेसिकली थिंक टैंक है कि किस तरह की पॉलिसीज अब बनानी चाहिए। सो प्लानिंग कमीशन को चेंज करके ही नीति आयोग बना दिया गया। सो ये डिफरेंस यहाँ पर आप लोगों को क्लियर है? नीचे कमेंट सेक्शन में जाके बताओ कि ये डिफरेंस आप लोगों को क्लियर है या नहीं। द अर्ली इनिशिएटिव्स एंड 5 ईयर प्लान। सो यहाँ पर हम एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करेंगे कि 5 ईयर प्लान क्या था और एक्चुअली में इसको किस तरह से इम्प्लीमेंट किया गया। प्लानिंग कमीशन ऑप्टेड 5 ईयर प्लान फॉर इंडिया। जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा है कि प्लानिंग कमीशन का मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि 5 ईयर प्लान्स को जो है इंडिया में फॉर्मुलेट करना। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल प्रिपेयर अ डॉक्यूमेंट दैट हैज अ प्लान फॉर ऑल इट्स इनकम एंड एक्सपेंडिचर फॉर नेक्स्ट 5 ईयर। सो एक डॉक्यूमेंट बनाया जाएगा जिसमें अगले 5 साल किन सेक्टर्स पे जो फंड है वो खर्च किए जाने वाला है, या गवर्नमेंट किन सेक्टर्स पे, किन स्कीम्स पे, किन पॉलिसीज पे पैसे खर्च करने वाली है, उसकी एक रिपोर्ट होगी, एक तरह से डॉक्यूमेंट होगा। वैसे तो इंडिया में 12 5 ईयर प्लान्स को अपनाया गया, बट इसमें से हम कुछ 5 ईयर प्लान्स इसमें पढ़ेंगे। सो फर्स्ट यहाँ पे देखो कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान को कब अपनाया गया। फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो है वो 1951 से 1956 तक जो है चला था, जिसमें मेन फोकस हम आगे भी पढ़ेंगे कि एग्रीकल्चर पे था। सेकंड 5 ईयर प्लान 1956 से 1961 तक चला, जिसमें मेन जो फोकस था वो हमारा इंडस्ट्रीज पे था। थर्ड 5 ईयर प्लान में क्या होता है, 1961 से 1966 तक तो होता है, बट जो हमारा थर्ड ईयर प्लान था, जो थर्ड 5 ईयर प्लान था, वो कहीं ना कहीं अनसक्सेसफुल रहा, जिसका एक मेन रीजन ये भी था कि इस दौरान, इस ड्यूरेशन में 1961 से 1966 तक इंडिया को 2 वॉर्स का सामना करना पड़ा, जो कि था चाइना वॉर और इंडिया पाकिस्तान का वॉर। तो जैसे कि हमने फर्स्ट 5 ईयर प्लान में एग्रीकल्चर पे फोकस किया, सेकंड 5 ईयर प्लान में हम लोगों ने इंडस्ट्रीज पे फोकस किया, इसी तरह से थर्ड में ये प्लान था कि ठीक है, हम यहाँ पर आत्मनिर्भर भारत यानी कि यहाँ पे सेल्फ रिलायंट बनने पर ज्यादा फोकस किया गया था। उसके बाद हम देखते हैं फोर्थ 5 ईयर प्लान। ओके, सो यहाँ पर आप देखोगे कि फोर्थ 5 ईयर प्लान में
थर्ड 5 ईयर प्लान के मुताबिक काफ़ी ज़्यादा गैप है, क्योंकि बट यहाँ पे आप देखोगे कि जो फोर्थ 5 ईयर प्लान था वो 1969 से 1974 में हुआ। सो बाकी के 3 साल का क्या कोई 5 ईयर प्लान फॉर्मुलेट किया गया या नहीं? सो यहाँ पर एक बात को समझो, आपके लिए समझना ज़रूरी है। मे बी ये आपके सिलेबस में नहीं है, बट आपको आगे के लिए बहुत ज़्यादा काम आएगी ये चीज़, कि यहाँ पे देखो जब थर्ड 5 ईयर प्लान हुआ, तो हमारा थर्ड 5 ईयर प्लान था, तो हमने इसमें देखा है कि वॉर जैसी सिचुएशंस आ गई थी, एंड एज वेल एज 1965 में ड्रॉट जैसी प्रॉब्लम आ गई थी, फूड क्राइसिस आ गए थे। तो यहाँ पे इंडिया में डिसाइड हुआ कि ठीक है, अब हम प्लान हॉलीडे करते हैं, मतलब कुछ टाइम के लिए जो 5 ईयर प्लान है उसको साइड में रखो, इसको हॉलीडे दो, छुट्टी दो 5 ईयर प्लान को। यहाँ पे 3 साल है, यहाँ पे हम एक एक साल हर सेक्टर पे फोकस करेंगे। एक साल हम एग्रीकल्चर पे फोकस करते हैं, एक साल इंडस्ट्री पे फोकस करते हैं, और जो बाकी के सेक्टर्स हैं उन पे फोकस करते हैं। तो ये 3 साल हमारा प्लान हॉलीडे रहा, और जिसमें हमने अलग अलग सेक्टर्स पे एनुअल प्लान को फॉलो करा। सो इसलिए 3 साल एनुअल प्लान को फॉलो करने में निकल गए, और उसके बाद जो हमारा फोर्थ 5 ईयर प्लान आया, वो हमारा फोर्थ 5 ईयर प्लान आया 1969 से 1974 तक। सो इंडिया वॉज फेसिंग एक्यूट इकोनॉमिक क्राइसिस एंड प्लान हॉलीडे हमने पढ़ाई है। तो यहाँ पे आपको समझ आएगा, फर्स्ट 5 ईयर प्लान सक्सेसफुल रहा, सेकंड 5 ईयर प्लान सक्सेसफुल रहा, बट थर्ड 5 ईयर प्लान अनसक्सेसफुल रहा, जिसके कारण हमें प्लान लेना पड़ा, मतलब एक हॉलीडे लेना पड़ा। और जो हमने जहाँ पे हमने एनुअल प्लान को फॉलो करा, मतलब हर 3 सालों तक अलग अलग सेक्टर्स पे फोकस किया, एंड उसके बाद हमने फोर्थ 5 ईयर प्लान को अगेन फॉर्मुलेट किया और उसको फॉलो करना शुरू किया। सो दैट्स अबाउट इन दिस टुडेज वीडियो। और हाँ, कुछ टॉपिक्स हैं इस चैप्टर के जो रह गए हैं, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे, वो वीडियो भी जल्दी आने वाली है। तो स्टे ट्यून विद द विंग्स ऑफ ब्रेन। और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो उसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, ताकि उन सब का भी फायदा हो सके और उन सबको भी नए टॉपिक्स के बारे में पता चले। ओके, सो गाइज, विल मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।